हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में अपनों ने क्या किया था? मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। उससे पहले क्या किया था? मनी मेजरमेंट। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। देखो, मुझे चाहिए कि आप लिखने लायक हो। एक जनरल आंसर आप दे दोगे क्या? बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? बताओ। अजम्पशन दैट नालायक। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में बताओ, अंग्रेजी नहीं चाहिए अपने को, आराम से बताओ, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, विद अजम्पशन दैट रुके क्या? बताओ। अरे नॉर्मल बताओ ना कि बिजनेस कंटिन्यू होगा। नहीं कंटिन्यू होगा तो क्या होगा? भाई पहले तो एक बात सुनो, ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हैं इसको। तीन बातें क्या होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। और ये तीनों कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाने भी है। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न की। ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अजम्पशन। फंडामेंटल क्यों है फिर? अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी फंडामेंटल अजम्पशन। नालायक। अब सुनो, फंडामेंटल अकाउंट, देखो नालायक का मतलब आप क्या समझना कि सर ने हमें दुलार से बोला है, ठीक है? ये कोई डांट नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने की, मतलब नालायक बोलने की हमें आदत हुई है, ठीक है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि ये फंडामेंटली अज्यूम किया जाता है कि इनको फॉलो किया है। दे नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इफ दे हैव बीन फॉलोड। इफ दे हैव बीन फॉलोड मतलब अगर आपने ये फॉलो किया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये फंडामेंटली अज्यूम किया जाता है कि ये तो फॉलो हुआ ही है। हाँ, दे आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन केस दे हैव नॉट बीन फॉलोड। उनको तभी डिस्क्लोज करना है जब आपने क्या नहीं किया? फॉलो नहीं किया। तो आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या ये लिखना है क्या कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया है? नहीं। आपको कब लिखना है? अगर आपने फॉलो नहीं किया। तो गोइंग कंसर्न इज ऑल्सो, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है, इसके अलावा क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तीन बातें क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अभी इनका मतलब समझेंगे, एक बार आप नाम याद रख लो, ठीक है? आज हम सिर्फ क्या समझेंगे? गोइंग कंसर्न इस वीडियो में। लेकिन कौन कौन सी? तीन। मैं याद रखने के लिए क्या बनाता हूँ? CA। CA के आगे क्या लगेगा? जी। जब आप बड़े, अभी तो आपको क्या बोला जाता है? बोलो मीर या मीर जी। मीर। जब बड़े हो, अभी तो मीर या भले ही बोलते हैं, लेकिन क्या? अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मान। CAG। CAG स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड। CA के नाम के आगे क्या लगता है? जी लगता है। जब आप CA बन जाते हो तब आपके नाम के आगे भी क्या लगने लग जाएगा? जी। और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ याद रह जाए इसलिए आपको बता रहा हूँ। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग जंक्शन है। कौन सी? CAG। CA फॉर कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, G फॉर गोइंग कंसर्न। बट अभी हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं? जी, गोइंग कंसर्न, ठीक है? बताना, गोइंग कंसर्न फॉलो करो तो बताना है या ना करो तब बताना है? ना करो तब बताना है। कंसिस्टेंसी फॉलो करो तब बताना है या ना करो तब? एक्रूअल फॉलो करो तब या ना करो तब? तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन व्हिच आर अज्यूम्ड टू बी फॉलोड बाय एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसने गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल को फॉलो किया है। इन केस एनी ऑफ द अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड देन इट विल बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड, अदरवाइज दे नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक? तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कब बताना है? जब फॉलो ना किया हो। तो है क्या एक्चुअली गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है ये बताओ? बिजनेस चलता रहेगा, ये गोइंग कंसर्न है। समर्थ कॉमर्स क्लासेस, पहली बात तो जब मैं समर्थ या मेरा या कोई और तुम्हारे पापा का एग्जाम्पल लूँ तो तुम क्या बोलोगे? हम किसके एग्जाम्पल दो? कॉर्पोरेट्स के। क्योंकि मेरी अकाउंटिंग, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होते हैं, दुनिया भर के लोग मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। समर्थ कॉमर्स क्लासेस ने क्या कमाया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सोल ओनर मैं हूँ और मुझे मिलने हैं, बस बात खत्म। कौन डूब जाएगा अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गए तो? एक आदमी, सिर्फ कौन? प्रशांत महेश्वरी, ठीक है? तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में अवेलेबल होते हैं? कॉर्पोरेट्स के, ठीक है? वो उनके शेयर खरीदते हैं और आज रिलायंस खत्म होती है तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा पैसा किस में लगा हुआ है? रिलायंस में। तो उन लोगों के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करे जाते हैं? ऑडिट करवाए जाते हैं। मेरे कोई ऑडिट होती है क्या? इंडिविजुअल के अकाउंट्स की कोई ऑडिट नहीं होती, ठीक है? तो लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, समर्थ कितने साल चलेगा? आज से 3000 साल और चलेगा। इतना चाहिए मुझे। गोइंग कंसर्न का मतलब कितने साल चलेगा तो मैं मान लूँ कि चलता रहेगा?
कोई तो टाइम लाइन होनी चाहिए ना, कोई तो डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने साल, 10 से ज़्यादा चलेगा तो गोइंग कंसर्न है, 10 से कम चलेगा तो नहीं है। कितना? तो ये वर्ड जो उठाया हुआ है ना गोइंग कंसर्न, वो AS1 से उठाया हुआ है। AS1 क्या कहता है? बिजनेस विल कंटिन्यू टू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। बिजनेस कितना चलेगा? फोर्सिबल फ्यूचर तक। फोर्सिबल फ्यूचर का मतलब क्या है? जितना हम देख सकते हैं, जितना हम उम्मीद कर सकते हैं। मैं बोलूँ 3000, अभी हमारा खुद ही 2020 है, ठीक है, तो 3000 साल कोई मतलब नहीं है। फोर्सिबल मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिजनेस बंद होने के चांस है। अगर ऐसा है तो गोइंग कंसर्न आपका क्या है? चल रहा है कि आपका गोइंग कंसर्न है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरा बिजनेस बंद होने का चांस है, इसका मतलब क्या है? कि मेरे गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड नहीं, फोर्सिबल फ्यूचर। वर्ड याद रखना चाहिए क्योंकि तुम्हें एज इट इज़ लिखना है। थियरी में मार्क्स क्या आते हैं? कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चे क्या है, लैंग्वेज इधर उधर कर देते हैं अपनी मर्जी से। इट इज़ एज्यूम्ड दैट, फिर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। बुक निकालो और पहले तो ये फोर्सिबल फ्यूचर पढ़ाओ। पेज नंबर है 1.29 पे, सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? देखो पहले शुरू से पढ़ता हूँ मैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर फोर्सिबल फ्यूचर या फॉर लॉन्ग रन, फॉर मोर देन 100 ईयर्स नहीं, फोर्सिबल फ्यूचर। फोर्सिबल मतलब जितना हमें दिख रहा है उसमें हमें बंद होने का कोई चांस नहीं लग रहा है। अच्छा, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने भी है या नहीं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मानकर चलते हैं कि गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न का मतलब आप सभी बच्चे जानते हो, चलता रहेगा चलता रहेगा। नहीं चलेगा तो हो क्या जाएगा? नहीं, चलो बंद हो जाएगा। मान लो कि बंद होने का है, मेरे 3 साल के बाद मुझे बंद करना है, तो फिर मैं क्या करूं? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या करूं? ऐसा क्या करूं? क्या चेंज करूं? देखो ऐसे ही बता दिया जाता है बस, क्या कि बिजनेस चलता रहेगा, बच्चे भी ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ एडजस्टमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है गोइंग कंसर्न का मतलब रट लिया। पहले तो ये बताओ, जब बिजनेस बंद ही करना है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनेंगे? जब बिजनेस ही बंद है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे क्यों बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अगर बिजनेस बंद ही करना है तो मैंने आज समझ कॉमर्स क्लासेस बंद कर दिया, मान लो ये कंपनी है, या रिलायंस फ्रेश आज, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बंद होगी, ये कंपनी है, तो जब बंद ही होगी तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बन रहे आगे, तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? अगर बनाने हो तब तो एडजस्टमेंट करें, बनाने ही नहीं है तो फिर क्या है एडजस्टमेंट? भाई हम कहते हैं कि आपने क्या गोइंग कंसर्न फॉलो की है तो बताने की जरूरत नहीं है गोइंग कंसर्न तुम्हारा बिजनेस, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन भी रहे हैं क्या? जो मैं बताऊं, किसमें बताऊं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बन रहे? आप समझ रहे हो बात को या नहीं? क्या डाउट होना चाहिए? आप तो बस एक लाइन लट के बैठ जाते हो कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और ये सब कुछ है। मैं कह रहा हूं नहीं चलेगा। अगर बिजनेस बंद है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं क्या, जो हम उसको डिस्क्लोज करें कि नहीं मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। सुनना कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज अगर मैं बंद करने का भी सोच लूँ ना, देखो सीए फाइनल में कितने अटेम्प्ट के बाद होता है पेपर, मतलब कितने सालों के बाद पेपर होता है आईपीसीसी से सीए फाइनल के बाद? 2.5 साल के बाद। क्या हुआ? मेरे पास 2022 के बच्चों की फीस आ रखी है सीए फाइनल की। एफआर पढ़ाता हूँ मैं, अकाउंट्स का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं वहाँ पर। मेरे पास 2022 के बच्चों की क्या आ रखी है? फीस आ रखी है, जिनका अटेम्प्ट 2022 में है, उनकी मेरे पास फीस आ रखी है। मैं चाहूँ ना कि अब बंद कर दूँ तो भी तब तक तो चलाना ही पड़ेगा। भाई नए एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन 2022 तक तो मुझे एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा। अब ऐसा ही होता है बड़े कॉरपोरेट्स में कि अगर बंद करने का भी सोच लेते हैं ना, तो भी वो 2-3-4 साल आगे उनको चलाना होता है। हाँ, उन्होंने तय कर लिया है कि बंद करेंगे, लेकिन फिर भी 3-4 साल चलाना पड़ता है। सुनना क्यों, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल। पहले मुझे ये बताओ, रिलायंस फ्रेश सस्ता या सेम रेट पर कैसे बेचता है? थोड़ी सी रिपीट होगी वो बात। सस्ता या सेम रेट पर क्यों बेचता है? रिलायंस फ्रेश, मान लो रिलायंस फ्रेश में क्या, कोई भी साबुन है, मान लो लाइफ बॉय साबुन है या लक्स साबुन है, कितने रुपए की बिकती है? मुझे पता ही नहीं है कितने की आती है लक्स, मान लेते हैं 20 की आती है। तो एक रिटेलर राशन वाला मतलब ग्रोसरी वाला 20 रुपीज़ में वो सोप देता है। रिलायंस फ्रेश भी 20 में ही देता है, जबकि रिलायंस फ्रेश ने बड़े बड़े एसी लगा रखे।
रिलायंस फ्रेश ने बड़े बड़े एसी लगा रखे हैं। मैगी है तो मैगी सुनने में आया हमें 5 रुपए की भी आती है, ठीक है। तो मैगी है तो वो कोई बच्चा बता रहा है 5 की आती है, मुझे नहीं पता। तो मैगी है, जैसे ये थोड़ी सी पुरानी रिपीट होगी क्लास। मैगी अगर 20 रुपए का पैकेट है तो वो रिलायंस फ्रेश में भी 20 का आता है और नॉर्मल राशन वाले का भी 20 का आता है, जबकि रिलायंस फ्रेश बहुत सारे एसी लगा रखे तो भी सेम रेट पर कैसे दे पाते हैं? क्योंकि रिलायंस फ्रेश किससे नहीं खरीदता है? होलसेलर या किसी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर से। रिलायंस फ्रेश डायरेक्टली किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। अब समझना, मैं एक मैगी का एग्जांपल देता हूँ। जो 20 रुपीज़ की मैगी आती है उसका कैसे सिस्टम चलता है 20 रुपीज़ वाली मैगी का। और प्रीवियस में हमने मैगी का ही लिया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैगी है कितने रुपए की? नेस्ले कंपनी बनाती है। मैगी का मैन्युफैक्चरर कौन है? नेस्ले। नेस्ले उस मैगी के ऊपर, येलो कलर की होती है मैगी, उसके ऊपर क्या लिखता है? MRP कितना लिख देता है? 20। बट नेस्ले अपने होलसेलर को कितने में बेचता है? ये मान लो नेस्ले की कॉस्ट कितने रुपए की है? 10। तो होलसेलर को कितने में बेचेगा? 12 में। होलसेलर आगे रिटेलर को कितने में बेचेगा? 15। और 15 वाला रिटेलर आगे कस्टमर को कितने में बेचेगा? 20। ये कोई भी मार्जिन हो सकते हैं, 14, 15 जो मर्जी सोचो, लेकिन इस 20 रुपए में कितने लोगों ने कमाई की? कई सारे लोगों ने। अब रिलायंस फ्रेश पता है क्या करता है? रिलायंस फ्रेश सीधा नेस्ले के पास जाता है और क्या बोलता है? मैगी खरीदनी। नेस्ले वाला लोगों को कितने बेचता है? 12 में। तो रिलायंस फ्रेश को हो सकता है 11.5 में भी बेच दे। क्यों? बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। इस होलसेलर का उतना बड़ा ऑर्डर नहीं होगा जितना किसका होगा? रिलायंस का। तो वो 10-11 रुपए में भी खरीद कर आगे सीधा कितने में बेचना है उसने? 20 में। तो उसको तो मार्जिन ज़्यादा है ना, उसको तो मार्जिन ज़्यादा है। ये तो 5 रुपये कमाता था, रिलायंस कितना कमा रहे हैं? 9। तो वो एसी चला सकता है। वो क्या कर सकता है? एसी चला सकता है। उसके क्या दिक्कत है? इसमें उसके मार्जिन ज़्यादा है। और कई बार तो तुम देखोगे पेप्सी कोक और ऊपर तो इनके पास क्या होता है? जो राशन वाले से सस्ते रेट पर बेच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं और बीच के सारे मीडिएटर क्या हो गए? ख़त्म हो गए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया शायद किसी समय कि जियो मार्ट आने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी इन लोकल छोटे मोटे लोगों के लिए। जियो मार्ट आने के बाद बहुत सारे क्या होंगे? बंद, पक्का बंद होंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं बंद होंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा किसको भी लगा है पास्ट में? एयरटेल को, MTS को, आइडिया, वोडाफोन तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। एयरसेल, MTS और ये सब डोकोमो तो शायद गायब ही हो गए, पता ही नहीं है। बोलो मुकेश अंबानी लेड रिलायंस, सॉरी अनिल अंबानी लेड रिलायंस बंद हो गया। अनिल अंबानी जो छोटा भाई है, मुकेश अंबानी क्या चल रहा है ना अभी तो? मुकेश अंबानी, जियो किसका है? मुकेश अंबानी का। इससे पहले रिलायंस की अलग सिम आती थी, जो कौन चलाता था? अनिल अंबानी। उसको क्या बोलते हैं? अनिल अंबानी लेड रिलायंस। वो तो क्या हो गया? वो भी इंसॉल्वेंसी में गया। तो सब कुछ बंद करवा दिया। और तुम्हें लगता है ये राशन वाले बच जाएंगे? ये बहुत क्या करेंगे? सस्ता बेचेंगे। क्यों सस्ता बेचेंगे? मैं तुम्हें बताया था कि 4-4, 5-5 हज़ार के तो क्या देंगे? ये फ्री में फूड वाउचर्स, मतलब कूपन देंगे। तुम्हें भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। जिसके पास जियो की सिम है उसको क्या मिल जाएगा? 3-4 हज़ार का क्या मिल जाएगा? कूपन। उस कूपन में आप फ्री शॉपिंग कर लेना। नेट भी इन्होंने ऐसे ही चलाया था, फ्री में दिया था, आप फ्री शॉपिंग कर लेना। और रिलायंस किससे खरीदेगा? डायरेक्ट इन मैन्युफैक्चरर से। इन मैन्युफैक्चरर को क्या बोला जाएगा? खूब बनाओ तुम और हम तुमसे खरीदेंगे। ये सस्ता दे देंगे यानी। और 4-4 हज़ार के हमें फ्री क्यों मिलेंगे? हमें आदत पड़ जाए, हमें फूड कूपन, मतलब सिर्फ उससे ऑर्डर देना होगा फ़ोन पे हमारे घर पे, जैसे स्विगी जोमेटो वाले आते हैं वैसे क्या होगा? घर पे मैगी आ जाएगी। उसमें कुछ रूल होगा कि कम से कम कितने का होना चाहिए, 50-100 रुपये का ऑर्डर होना चाहिए। तो एक क्या कर देंगे? मिनिमम ऑर्डर कर देंगे। और हमें 3,000, बताओ 3,000 का फ्री में कूपन मिल रहा है, लोगे या नहीं? लोगे। और 4 कूपन ले लोगे घर में अगर पापा मम्मी और के नाम से, तो 12,000 के कूपन आ गए तुम्हारे पास। अब तुम क्या करोगे? ऑर्डर दोगे। ऑर्डर दोगे, घर के बाहर तुम्हारे क्या आएगा? सामान आएगा, आदत पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसी रेट पर अगर मिल रहा है, जब राशन वाले के पास जाकर खुद लें, बजाय क्या है उसी रेट पर मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? आप यूज टू हो जाएंगे। और वो उसी रेट पर क्यों बेच पाएगा? क्योंकि रिलायंस किससे टाई अप कर रहा है? सभी मैन्युफैक्चरर से। और कुछ लोगों के तो प्लांट, ये नेस्ले जैसे को तो खरीद ले रिलायंस। ये कहे कि नहीं बेचूंगा मैं तुम्हें, तो रिलायंस क्या कहेगा? तुम्हारी कंपनी खरीद लेंगे हम। तुम मैगी क्या नहीं बेचोगे, पूरा नेस्ले खरीद लेंगे। समझ रहे हो ना कितना पैसा है? तो इस तरह से वो चलाएगा। अब बहुत सारे बिजनेस इस चक्कर में क्या हो जाएंगे? बंद होंगे। बहुत सारे बिजनेस इस चक्कर में क्या होंगे? बंद। तो उनकी गोइंग कंसर्न हिट हो जाएगी। कोरोना की वजह से बहुत सारे होटल्स क्या हो गए? बंद ही हो गए। होटल, अब बताओ, अब मैं हर एक की बात तो नहीं कह रहा, तुम में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ताज, ओबराय इस तरह के होटल्स में गए थे। बहुत कम बच्चे होंगे। रीज़न ये बहुत महंगे हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियंस नहीं जाते हैं, लेकिन मेनली इनको कौन चलाता है? फॉरेनर्स जो बाहर से आते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जाते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? फॉरेनर्स। वो आते हैं इंडिया में घूमने, तो वो पैसे वाले होते हैं तभी इंडिया घूमने आए, और तो वो कहाँ रहते हैं? ताज ओबराय और में। एक एक रात के 15-15, 20-20 हज़ार का है, मतलब एक दिन का किराया कितना है? इतना इतना है। तो अब उनका बंद कर दिया, फॉरेन से आने वाले लोग ही क्या हो गए? बंद हो गए। तो अब ताज ओबराय, ये तो मैंने बहुत बड़े नाम ले लिया, ये बंद नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे होटल्स क्या होंगे? बंद भी हो जाएंगे। तो उनकी गोइंग कंसर्न हिट हो गई। अब जब बंद होता है ना, तो भी उनको बंद करते करते 3-4 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? सुनना ध्यान से। हम रिलायंस को ही बंद करवाते हैं, ठीक है, रिलायंस फ्रेश को ही, ठीक है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। हम किसको बंद कराते हैं? रिलायंस फ्रेश को। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये है मिस्टर अंबानी, ये पता ही नहीं लगने देता कि इसका कौन सा काम फेल हो गया, कौन सा काम फेल हो गया, बताओ। रिलायंस फ्रेश, नाम क्या है? फ्रेश। किस तरह से चलाया गया था? ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बजाय अब उसमें क्या हो गया? ग्रोसरी स्टोर्स बना के छोड़ दिए, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल में उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। लेकिन ये पता नहीं लगने देते। क्यों नहीं पता लगने देते? ये पैसे वाले लोग हैं। अब रिलायंस फ्रेश चलाया था, स्टार्ट तो किस नाम ही क्या था? फ्रेश। मतलब फ्रेश क्या होगा? साबुन फ्रेश होगी या फ्रूट वेजिटेबल फ्रेश होंगे? तो इस सोच के साथ उसने रिलायंस फ्रेश स्टार्ट किया था। लेकिन हुआ क्या? अब आप जानते हो, यहाँ पर मान लो सब्जियाँ पड़ी है, ये रिलायंस फ्रेश में अलग अलग क्या है केस बने हुए हैं जिसमें वेजिटेबल्स पड़ी है। लोग क्या करते हैं, ये सच्ची की बात बता रहा हूँ, ये मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। मूलियों के पत्ते यहीं छोड़ गए और मूली उठा के ले गए, ताकि वेट करे तो क्या है? कम आए। फ्रेश तो उठा लिया, और जो खराब हो जाता था वो क्या है? यहीं पड़ा रह जाता था। जबकि कहाँ पर? रेडी वाले के पास जाते हैं तो वो आपको बातों में लगा लेते हैं, और बहन जी कैसे हो, आपको मतलब जो जनरली औरतें खरीदती है तो, और बहन जी कैसे हो, साड़ी अच्छी पहनी हुई है, बहन जी इतने में क्या हो गई तैयार, मतलब वो फूल गई। अब वो साड़ी वाड़ी के बताने लग गई, यहाँ से खरीदी है, बीच में क्या है? 5 के अंदर एक क्या कर दिया? एक खराब डाल दिया। तो वो धीरे धीरे निकाल देता था। लेकिन रिलायंस फ्रेश में क्या होता था? लोग अपने आप उठाते थे, तो क्या होता था? वो डेड स्टॉक बन जाता था, क्योंकि अगले दिन पेरिशेबल नेचर के गुड्स अगले दिन क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो इसका यह रिलायंस फ्रेश बड़ी दिक्कत में चल रहा था। तो इसने साइड बाय साइड क्या कर दिया? उसमें ग्रोसरी स्टोर बना दिया, उसमें शैम्पू बिक रहा है, उसमें डीओ बिक रहा है। क्या फ्रेश वाली बात क्या रहेगी? लेकिन ये तो पैसे वाला आदमी है ना, ये लॉस में जाएगा नहीं, इसको पता है, माइंडेड आदमी है कि लोग भूल जाएंगे। फ्रेश जैसी चीज़ तो भुला ही दी, और क्या हो गया? कुछ और ही चलाने लग गया। तो ये जल्दी से बंद नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बंद हो तो। और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें रिलायंस की, जो तुम्हें ऐसे लगेगा कि क्या है, मतलब रिलायंस अच्छा है, लेकिन इसमें भी उनको लॉस हुआ है। जैसे लाइफ के फ़ोन आए थे, याद है तुम्हें? लाइफ के फ़ोन फ्लॉप हो गए। जियो की सिम और लाइफ के फ़ोन दोनों एक साथ लॉन्च किए गए थे। अंबानी के मन में क्या था कि इंडियन में मोबाइल की सेल बहुत ज़्यादा है, और सस्ते फ़ोन दूंगा। लाइफ याद है ना? लाइफ के फ़ोन LYF लिखा हुआ आता था। लाइफ के फ़ोन आए थे तो उसको क्या लगा था कि सस्ता नेट दूंगा, प्लस क्या दूंगा? फ़ोन भी सस्ते भी दूंगा, तो लोग खूब खरीदेंगे। और इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन हर साल बिकते हैं। 1 करोड़ तो बहुत कम है, समझ रहे हो ना? अभी जैसे 4G से 5G पर आ गया इंडिया, ठीक है, अभी बाहर देशों में 7G तक पहुंच चुके हैं। तो हम जैसे ही 5G पर आएंगे तो हमारे सारे 4G फ़ोन क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, और हमें नए लेने पड़ेंगे। तो 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत सारे फ़ोन बिकेंगे या नहीं? और उसका एम्बिशन क्या था? लाइफ वाले फ़ोन सेट कर दूँ तो ये बहुत बड़ी कमाई आएगी, समझ रहे हो? लेकिन लोगों की मेंटेलिटी वो सोच नहीं पाए। अब लोगों की सोच क्या निकली कि फ़ोन अगर हल्का होता है तो स्टेटस कम हो जाता है, लेकिन सिम अगर जियो की है तो शायद नहीं होता। ऐसा ही हुआ, जियो की सिम और लाइफ के फ़ोन एक साथ ही क्या किए गए थे? लॉन्च किए गए थे। लेकिन लाइफ का फ़ोन गायब भी हो गया मार्केट से, ख़त्म भी हो गया। लेकिन इनको क्या है? पता नहीं लगने देते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जियो इतना कमा लिया कि लाइफ वाला क्या होगा। तो ये बंद नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं बंद होते हैं? अच्छा, रिलायंस का आपको पता है, रिलायंस रिचेस्ट किस वजह से हुआ? ऑयल के काम से, पेट्रोल के काम से। अब पेट्रोल के काम के साथ साथ इन्होंने रिटेलिंग भी स्टार्ट कर दी। रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, कितनों को पता है? पेट्रोल पंप जैसे आप देखते हो ना रास्ते में, किसके BP भारत पेट्रोलियम और ये सब, वैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप भी थे। वो चलाया, उसने सोचा कि बनाने से लेकर लास्ट तक का मार्जिन सारा मैं खा लूँ, लेकिन पेट्रोल पंप मैनेज नहीं हो पाए, तो वो उन्होंने क्या कर दिया? बंद। लेकिन दूसरे काम इनके इतने चलते हैं कि ये सामने नहीं आने देते, और वो कोई गज़न इट नहीं होता, क्योंकि इनका कोई ना कोई काम क्या है चल। जैसे टाटा की नैनो क्या हो गई? बंद हो गई। लेकिन टाटा मोटर्स बंद हो गया क्या? क्योंकि कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट था, कितना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट था। कोई टाटा की सफारी भी आती है, टाटा की तरह तरह की कार आती है, एक नैनो बंद होगी तो क्या टाटा मोटर्स थोड़ी बंद हो जाएगी?
तो इन लोगों के बिजनेस जनरली गोइंग कंसर्न ही रहते हैं, बड़ी कंपनीज के जनरली बड़ी कंपनीज के बिजनेस गोइंग कंसर्न रहते हैं। बहुत कम बैलेंस शीट्स आपको मिलेगी जहाँ पर क्या गोइंग कंसर्न फॉलो ना किया हो। और मैं लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये फंसा हुआ है कि जब गोइंग कंसर्न ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं है, तो कौन सी बैलेंस शीट? अब समझना, 2-4 साल फिर भी क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बिजनेस नहीं भी है तो भी, बिजनेस नहीं भी करना आगे तो भी, समझना ध्यान से। मान लेते हैं कि रिलायंस फ्रेश ही बंद हो रहा है। रिलायंस फ्रेश किससे वेजिटेबल खरीदता था? डायरेक्ट फार्मर से। और वो फार्मर को क्या बोलता था? अगले 5 साल की तुम्हारी सारी क्रॉप्स मेरी, 5 साल की सारी क्रॉप्स मेरी, ठीक, आप उगाओ जितना उगाना है। फार्मर की क्या समस्या रहती थी? ओवर प्रोडक्शन में भी फेंकना पड़ता था। तुमने देखी है न्यूज़, टमाटर फेंक दिए, आलू फेंक दिए, क्योंकि बिकता नहीं था। अब उस फार्मर के ये तो एश्योरेंस हो गया कि बिक तो पक्का ही जाएगा। एक फार्मर ने कई सारे फार्मर से क्या कर लिया, कमिटमेंट कर लिया कि अगले 5 साल की क्रॉप्स तुम्हारी। अब मान लो हर साल 100 करोड़ की क्रॉप्स इनसे खरीदनी है। अब दूसरे साल पता चल रहा है कि क्या होगा, चल नहीं पाएगा ये काम बंद होगा। उसने बंद होने दिया क्या? नहीं, उसने रिलायंस फ्रेश को कंप्लीटली क्या कर दिया, अलग ही तरह से लोगों के सामने उसको ग्रोसरी स्टोर में बदल दिया। वो बंद नहीं होने देते, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन कोई छोटा मोटा सिर्फ किस पर ही डिपेंड होता, फ्रेश वाले पर ही, तो क्या होता, दिक्कत हो जाती, ठीक है। जगह जगह दुनिया भर में क्या कर रखा था, लीज पर क्या ले रखी है जगह। तुमने रिलायंस फ्रेश कहाँ है? बीकानेर में, रानी बाजार में भी है, व्यास कॉलोनी में भी है और पवनपुरी में भी है। अब इन्होंने मान लो ये जगह लीज पर ले रखी है। अब ये जगह जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 साल का एग्रीमेंट करते हैं? नहीं, 1 साल बढ़िया चला और क्या होगा, मकान मालिक कहेगा, जो भी लैंडलॉर्ड है वो क्या बोलेगा, यहाँ से हटो या किराया बढ़ाओ या वो पहले से एग्री करते हैं कि हम 5 सालों का क्या करो, एग्रीमेंट करो। कितने जब मैं भी इस कोचिंग में कितने सालों का एग्रीमेंट करता हूँ, सीधा 5 साल का। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा ठीक चल गया तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से हटो, और मेरे दिक्कत आ जाएगी जगह चेंज करते। भैया इतनी बड़ी जगह मुझे मिलेगी नहीं बड़ी आसानी से दूसरी जगह, तो मुझे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं भी इनसे क्या करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, लीज। और नॉर्मल रेंट में क्या, रेंट और लीज में क्या फ़र्क होता है? लीज में पीरियड क्या होता है, डिफाइंड। 5 साल से पहले ना वोट आएगा तो मुझे कंपनसेशन देगा, और मैं हटाऊंगा तो क्या हूँ, मैं हटूंगा तो मुझे भी किराया देना ही पड़ेगा। भाई 5 साल से पहले ना वो हटा सकता ना मैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लीज। और रेंट क्या होता है, जैसे घरों में रहते हैं, जिस महीने किराया नहीं है चलो छोड़ दिया, खाली खत्म। या बच्चे आकर हॉस्टल में रहते हैं, अगले महीने छुट्टियां हैं, घर चले गए, तो वो ऐसे कंपल्शन नहीं कर सकते कि तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे किराए बराबर लग रहे। क्यों? क्योंकि मेरा लीज एग्रीमेंट है, ना कि रेंटल एग्रीमेंट। पक्का। अब जगह जगह इसके लीज एग्रीमेंट कर रखे हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो किराए देने ही है अगले 5 सालों के लिए। और इन क्रॉप्स वालों से भी क्या एग्रीमेंट कर रखा है कि 100 करोड़ या जितनी भी तुम्हारी क्रॉप्स आएगी वो मैं खरीदूंगा ही। अब दूसरे साल मुझे ये पता लग गया कि मेरे इस बिजनेस में पार नहीं पड़ रही, तो क्या करूं? बंद करने का सोच लिया है, लेकिन 3rd, 4th और 5th ईयर में तब भी चला लेता हूं। क्यों? क्योंकि किराए मुझे देने ही देने। ऐसे इनके किसके साथ एग्रीमेंट होते हैं? स्टाफ के साथ, कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। पहले दूसरे साल तो तुम क्या है, सीखते हो, और तीसरे साल जब काम सीखने लग जाते हो तब तुम दूसरी कंपनी में चले जाओगे। तो स्टाफ के साथ भी यही एग्रीमेंट होते हैं, ना तुम छोड़कर जाओगे ना तुम्हें हम निकालेंगे। तो सैलरियां भी देनी है, सैलरियां मतलब सैलरीज पे करनी है, रेंट मुझे पे करने ही करने हैं, और ये खरीदना ही खरीदना है। तो जब खरीदना ही है, ठीक है, मुझे लॉस में चल रहा है, ये सारा सैलरी रेंट वगैरह वगैरह मिलाकर कितने की कॉस्ट पड़ जाती है मुझे, 400 करोड़ की, और मेरे को रेवेन्यू कितना आ पाता है, 300 करोड़। तो 100 करोड़ का लॉस चल रहा है। लेकिन अगर मैंने बंदी कर दिया ना, तो तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल क्या होगा, मेरी ये 400 करोड़ की कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि क्रॉप्स मुझे परचेज करनी ही पड़ेगी, सैलरी मुझे देनी ही पड़ेगी, रेंट मुझे देने ही पड़ेंगे। तो 400 करोड़ करने ही है, तो 400 करोड़ का लॉस तो ना खाऊं मैं। 400 करोड़ की परचेज करके रख लूंगा और बिजनेस कर दूं बंद, तो क्या होगा? तो 400 करोड़ के लॉस हो जाएंगे। परचेज मतलब कुछ क्रॉप्स का, कुछ रेंट का, और ये लगने ही लगने हैं। और बिजनेस बंद कर दिया तो क्या होगा? 400 करोड़ जेब से गए। और अगर कंटिन्यू रख लिया तो ये 300 करोड़ में भी बिकता है, तो क्या होगा? 100 का ही घाटा होगा। तो आज बंद करने का सोचा है ना, तो भी तीसरे, चौथे, 5वें साल, इन सालों की जो बैलेंस शीट्स है वो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस हुआ है। और बिजनेस हुआ है और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखो बंद ही हो गया, तो फिर कहा कि बैलेंस शीट और किस में लिखोगे? बंद नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू है, लेकिन स्टिल हमें पता है कि बिजनेस क्या होने वाला है, बंद। मैं आज सोच लूँ बंद करने का, तो भी 2022 तक पढ़ाना पड़ेगा। क्यों पढ़ाना पड़ेगा? मेरे कमिटमेंट से। बोलो, समझ रहे हो इस बात को? तो इन सालों की बैलेंस शीट्स में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ओके, इन सालों की बैलेंस शीट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा?
कोई बात नहीं, चलने। इन सालों की बैलेंस शीट में क्या लिखना पड़ेगा कि मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया, पक्का। और इन अब नहीं फॉलो किया तो क्या लिख देने से हो जाएगा या कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे मुझे? बोलो, अब वो एडजस्टमेंट्स क्या है वो भी बताने हैं मुझे, ठीक है। किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है जब आप गोइंग कंसर्न फॉलो करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है 3 साल ही हो सकता है कि अगले 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल का ही बाकी है, या लगता है कि ठीक है इसको कहीं और लगा लेंगे कैसे भी करके हमारे, तो जरूरी नहीं है कि स्टाफ को है तो हम निकालेंगे नहीं, हम अपनी दूसरी कंपनीज में लगा लेंगे, जियो में लगा लेंगे, तो 1 साल में भी बंद कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया तब भी बैलेंस शीट बनती है कुछ सालों तक, ये बात मुझे आपको समझानी है। सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया तो बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी तो क्या माथे पे लिखोगे कि मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करी? बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। और क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि कुछ समय तक क्या होता है, बिजनेस चल रहा होता है और उन सालों में हमें बताना होता है किसको, शेयर होल्डर्स को, कि वी हैव नॉट फॉलोड गोइंग कंसर्न, बिजनेस ये क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यू। और एडजस्टमेंट्स क्या होंगे वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे ये बात बताओ कि समझ में आ गई ना कि गोइंग कंसर्न ना भी फॉलो करें तो कांट क्यों डिस्क्लोज कर पाएंगे हम, क्योंकि हम बैलेंस शीट तब भी बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब भी बना रहे हैं। अब पहले मेरे साथ याद करो, गोइंग कंसर्न, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that enterprise is going concern and business will continue in operation for फोर्सिबल फ्यूचर। आप ऐसा वर्ड नहीं लिखोगे लॉन्ग रन, 1000 ईयर्स, ये वो, कितना फोर्सिबल फ्यूचर। और मेरे मरने से क्या गोइंग कंसर्न हिट होती है क्या? बिजनेसमैन के मरने से कुछ नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ है कंपनी में। और किसने सुसाइड करी थी अभी थोड़े टाइम पहले? सीसीडी वाले के उसने ओनर ने क्या कर दी थी? सुसाइड कर ली थी। क्या सीसीडी बंद हो गया क्या? नहीं। तो मेरे या तुम्हारे मरने से गोइंग कंसर्न हिट नहीं होती, गोइंग कंसर्न क्या, कंपनी तो चलती रहती है ना। तो ये फालतू की बात है कि मैं मर गया या तुम मर गए तो गोइंग कंसर्न हिट हो जाएगी। गोइंग कंसर्न हमारे बिजनेस बंद करने से हिट होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं मर जाऊं तो समर्थ बंद हो जाएगा क्या? नहीं। बाकी सब टीचर है, अकाउंट्स का कोई भी रख लेंगे, अकाउंट्स के तो सबसे ज़्यादा है, गली गली में टीचर किसके हैं? तुम किसके टीचर बनना चाहते हो? अकाउंट्स के। तुम्हारे मन में भी क्या है, कोई किसके मन में आती है कि मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा? नहीं। समझ रहे हो ना। तो मेरे मरने से समर्थ बंद नहीं होने वाला, तो किसी आदमी के या मरने से कोई, जैसे सीसीडी वाले ने सुसाइड कर ली थी या नहीं, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता? किसको? किसी को नहीं पता? तुम्हें पता है? सीसीडी वाले ने क्या कर ली थी, तो क्या सीसीडी बंद हो गया क्या? नहीं। कोका कोला जैसे अगले दिन ही क्या आ गए कि हम चलाएंगे इसको, चिंता मत करो, ठीक है। लोग बहुत सारे उसको क्या है। तो इट इज एज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज इज नीदर द इंटेंशन, एंटरप्राइज का क्या नहीं है, ना तो इंटेंशन है नॉर द नीड टू लिक्विडेट। याद करनी है एक ही लाइन। पहला क्या लिखोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption दैट एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। उसके बाद में इट हैज नीदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू लिक्विडेट। इंटेंशन का मतलब इरादा, नीड का मतलब जरूरत। अब कोरोना के टाइम में जरूरत हो गई है लोगों की, क्योंकि सैलरी दे नहीं पा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, होटल इंडस्ट्री बहुत लग्जरी की इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री बहुत लग्जरी। 5 स्टार होटल के वेटर की सैलरी क्या होती है? 40-50 हज़ार होती है। 5 स्टार होटल के वेटर की सैलरी भी 40-50 हज़ार होती है। एक एक रोटी वो कितने में बेचते हैं? 400-400 रुपये में बेचते हैं, 500-500 रुपये में बेचते हैं, तो वो दे पाएंगे। अब वो सैलरी इतनी ज़्यादा है वहाँ के लोगों की और रेवेन्यू अब आ रहा है जीरो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी और लोग वैसे भी इधर उधर जा नहीं रहे। अब मान लो इनको कौन चलाता था? जैसे दिल्ली में शूटिंग है, अब शाहरुख खान कहाँ रहता है? मुंबई में। दिल्ली में शूटिंग है तो वो कहाँ रहेगा? इधर आकर किसी 5 स्टार होटल में रहेगा। पैसे वाले लोग अपनी शादियां इनमें करते थे, तो वो सब बंद हो गया, शादियां बंद हो गई है, मूवी शूटिंग बंद हो गई और ये सब। तो बहुत सारे क्या होंगे, नीड हो जाएगी। नीड का मतलब जरूरत होगी, अब हो ही नहीं पा रहा आगे। और इंटेंशन का मतलब क्या है? इरादा। मेरा कोई दूसरा काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है, मेरा कोई दूसरा काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो इसको हटाकर मैं क्या चलता हूँ? दूसरे पे। तो वो मेरी नीड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा इंटेंशन है कि इसको बंद करके हम दूसरे पर फोकस करें। भाई यहाँ मैं लाख रुपया हम कमा रहा हूँ, तो दूसरी जगह मुझे 5 लाख मिल रहे हैं। अब मान लो कि मुझे कोई जॉब मिल रही है, दिल्ली में मुझे कोई जॉब मिल रही है, वो मुझे कितने रुपए दे रहे हैं? 10 लाख पर मंथ दे रहे हैं। चला जाऊँ? ये इधर कोई नीड नहीं है, ये ठीक चल रहा है, लेकिन चला जाऊँ या नहीं? नालायक, मैंने तुम्हें हज़ारों बार बताया पैसे के लिए नहीं है ये, मैं अपनी इच्छा से पढ़ाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है जॉब नहीं मिली इसलिए पढ़ा रहा हूँ? नालायक। अब सुनो, तो अब मेरे को क्या है? अरे बोलो, इंटेंशन हो गया कि मेरे को कहाँ जाना है, जॉब में जाना है, वहाँ कोई भी। इस बिजनेस में दिक्कत नहीं थी, इसमें क्यों नहीं थी दिक्कत? ये बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा क्या हो गया? इंटेंशन। तो ना तो आपके पास कोई दूसरा लिक्रेटिव मतलब और प्रॉफिटेबल आ जाए वेंचर, तो आप इससे शिफ्ट। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, रिलायंस पहली बार तेल से ज़्यादा ध्यान किस पर दे रहे हैं? जियो पे। पहली बार तेल वाले बिजनेस से ज़्यादा ध्यान किस पर है? तेल वाले बिजनेस को इसमें कम कर करके किस में आ रहा है? वो जियो में।
तो मेरे को अब ऐसा नहीं है कि तेल वाला बंद करना है, लेकिन जियो ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो फिर क्या है, इस पर फोकस करें ना। तो इसलिए मैंने इसको बंद करने का सोचा और इसको करा। तो इसमें क्या आ गई, इंटेंशन आ गया ना कि नीड थी। ठीक है, बोलो। तो आपको दोनों वर्ड याद रहेंगे, इट इज़ नीदर इंटेंशन नॉर नीड टू लिक्विडेट और कर्टेल मटेरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। लिक्विडेट तो बंद ही करना, और कर्टेल मतलब काटना, स्केल ऑफ ऑपरेशन को मटेरियली काटना। अब समझना, रिलायंस फ्रेश पवनपुरी बंद कर दिया गया, क्या रिलायंस फ्रेश में गोइंग कंसर्न हिट हो गई? एक आधी ब्रांच तो करते ही रहते हैं बंद, तो कोई मटेरियल थोड़ी काट दिया इन्होंने। भाई एक आधी ब्रांच या 5,000 ब्रांच में से अगर तुम क्या कर देते हो, मुझे नहीं पता रिलायंस फ्रेश में 5,000 है, अगर 500,000 में से आपने 150 बंद भी कर दी तो आपका गोइंग कंसर्न हिट नहीं हुआ, आपका बिजनेस क्या चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, बोलो। तो या तो आपको बंद ही करना है और या फिर क्या है, मटेरियली स्केल ऑफ ऑपरेशंस आपको करने हैं। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, अगर इस तरह का इंटेंशन या नीड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, मे हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करने पड़ेंगे, किसी डिफरेंट बेसिस पर बनाने पड़ेंगे, और वो आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। अब वो डिफरेंट बेसिस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, बस इतना सा होता है। गोइंग कंसर्न है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरह से चलते हैं, गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरह से चलते हैं। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चल रहे हैं जब गोइंग कंसर्न ही नहीं है? वो तो चलेंगे 2-4 साल, और उन 2-4 सालों में क्या करना है आपको, अलग तरह से बताना है और डिस्क्लोज करना है। पक्का इतना याद करा दो, फिर वो अलग तरह क्या है, नॉर्मल क्या है और अलग तरह से क्या है वो और बता देता हूँ। फटाफट से बताओ, पहली लाइन क्या लिखोगे जल्दी से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption that business is going concern and will continue in operation for foreseeable future. ठीक है, उसके बाद there is neither intention nor need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. अगर इस तरह का इंटेंशन और नीड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन सम डिफरेंट बेसिस एंड दैट विल बी डिस्क्लोज्ड। पक्का याद होना चाहिए। देखो थ्योरी का मतलब समझ में आ गई तो मतलब मेरा काम ही नहीं है, फिर मैं फेल हूँ। मैं एज अ टीचर मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। क्यों? वहाँ लिख के आनी है और यहाँ क्या है, समझ गई, समझ के नहीं लिख पाओगे आप। आपको क्या होना चाहिए, याद। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये आपको याद नहीं रहेगी, आपको कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। वो भी मैं करवाऊंगा आपको साथ साथ में, टेंशन मत लो। जनरली तो हम 2 बार सिलेबस पूरा करवाते हैं, 2 बार, किसी भी पुराने बच्चे से पूछ लो 2 बार पूरा करवा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस बार क्या है, बैच ही शायद क्या हो, लेट स्टार्ट हो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, टाइम बढ़ाकर क्या करेंगे। और सेकंड वाले में हम ऑप्शन देते हैं, बच्चों को आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। भाई कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि वापस रिवीजन में मैं अपने आप घर पे याद कर लूँगा, समझा तो वही। नेक्स्ट, द वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन। असेट की वैल्यूएशन इसी अजम्पशन पर डिपेंड करेगी। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। अकाउंटेंट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। ये वाइट बोर्ड है, ये मैंने वाइट बोर्ड कितने रुपए में परचेज किया? 2000। चलो ठीक है, मैंने वाइट बोर्ड कितने में परचेज किया? 2000। वाइट बोर्ड टू कैश कितने रुपए में? 2000। ये वाइट बोर्ड मेरी बैलेंस शीट में कितने का आ रहा है? 2000। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये वाइट बोर्ड कितने साल चल जाएगा? बोलो कितने साल? 10 साल बोलो ना, माथे में बिठाया होता है 11th में कि 10 साल चलेगा। तो मैं एक बार मानता हूँ कि कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। बिजनेस तो मेरा 10 से भी आगे जाएगा, बट वाइट बोर्ड कितना चलेगा? 10। तो मेरा ये 2000 रुपये का एक्सपेंस कितने सालों में स्प्रेड करूँ? 10 साल में। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये मार्केट में कितने में बिकता है, ये मार्केट में कितने में बिकता है मुझे इससे मतलब नहीं है। तो 1 साल में कितना एक्सपेंस चार्ज करूँगा मैं? 200 रुपये। 1 साल में कितना एक्सपेंस चार्ज करूँगा मैं? 200। अब पहले बताओ ये मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली हुई? वाइट बोर्ड असेट साइड में बढ़ गया और असेट साइड में क्या कम हो गई? कैश। कोई भी एंट्री जीवन में करो तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट तुम्हें किस पर पता होना चाहिए? बैलेंस शीट पे। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं जनरल से लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, तो तुम क्या हो? सच्चा सीए नहीं हो। सच्चा सीए क्या होता है? मन में सोचता जर्नल एंट्री, मन में सोची बैलेंस शीट। वाइट बोर्ड खरीदा मैंने, क्या एंट्री करूं? वाइट बोर्ड बढ़ गया, क्या हटा दूं? कैश। वाइट बोर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। उधार खरीदा, वाइट बोर्ड बढ़ गया, कैश कम हुई क्या? ये एसेट साइड है, समझ गए ना? ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। उधार खरीदा तो वाइट बोर्ड बढ़ गया, कैश कम हुई क्या? नहीं। लेकिन इधर से क्या बढ़ गया? क्रेडिटर।
इधर से क्या बढ़ गया, क्रेडिटर। हर बैलेंस शीट इसने मुझे गिफ्ट दे दिया व्हाइट बोर्ड, तब क्या एंट्री करूं? मीर ने या भव्या ने या क्या नाम है, मुदित ने गिफ्ट दे दिया, क्या होगा? फायदा हो गया, मुझे फायदा हो गया। तो व्हाइट बोर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस किस में चला जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। इधर से क्या बढ़ जाएगा, लेकिन एंट्री तो हमेशा क्या होगी, यही रहेगी एंट्री। बैलेंस शीट तो हमेशा क्या होगी, बराबर। अब अगले साल के एंड में मैं इस व्हाइट बोर्ड को कितने पर दिखाता हूं, कितने रुपए पर? 1800 रुपए पर। एक साल के एंड में, एक साल के एंड में मैं इसको कितने पर ले आता हूँ? 1800। मैं डैप लगाता हूँ कितने रुपए का? डैप टू व्हाइट बोर्ड 200 रुपये। आप बताओ इस डैप से मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? डैप डेप्रिसिएशन को ही मैं क्या बोलता हूँ? डैप। पूरा लिखूँ क्या WB को व्हाइट बोर्ड? आपको लगेगा पढ़ाया था, लेकिन व्हाइट बोर्ड की स्पेलिंग लिखी थी। तो मैं ये चीज़ें तो देखो कटेल करता रहूँगा। इसके आगे लिखूँ क्या? अकाउंट डेबिट? नहीं, आपने नहीं लिखा तो तब मैं डांटूंगा भी, मार्क्स भी काटूंगा। ठीक है, आपको तो एग्जाम में लिखना है ना, लेकिन अब यहाँ पर प्रोडक्टिव टाइम हम इन अकाउंट डेबिट लिख के क्यों करें? ठीक है, डेप्रिसिएशन टू व्हाइट बोर्ड। जल्दी से बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? ये असेट साइड है, ये कौन सी साइड है? असेट साइड। बताओ व्हाइट बोर्ड कितने रुपए कम हो गया? 200। तो डेप्रिसिएशन कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। मान लो और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मान लो और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा बना या इनकम बना? खर्चा, समझते हो ना? एक्सपेंस बना या इनकम? एक्सपेंस बना। तो डेप्रिसिएशन 200 रुपये का एक्सपेंस बना, तो मेरे P&L में लॉस आया, एंड लॉस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल। तो इधर से कैपिटल कम। तो आपको ऐसे क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी जब हम जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर करेंगे तब हम क्या करेंगे, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, उस समय अब मैं जनरल एंट्री में ये थोड़ी सिखाऊंगा जो चीज़ आती है वो डेबिट, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। अगर ये सिखाने लग गया तो उस समय तो मैं ऐसी बातें करूंगा, मेरी गाय ने दूध दे दिया, बताओ एंट्री क्या होगी? मदर डेयरी का बिजनेस है, उनके पास गाय भी है, अमूल का बिजनेस है, गाय दूध दे दिया, और मैं ये सिखाऊंगा क्या? परचेज टू कैश। और ये तो आपको आती है भाई, कोई बच्चा साइंस का है उसको हम अलग से लेकर बिठा के पकड़ा देंगे। लेकिन मेन क्लास में अगर मैं ये सिखाने लग जाऊंगा कि लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप टू कैश, ये सब चीज़ें थोड़ी चलेगी। ठीक है, तो वो सब नहीं करेंगे। उसमें भी एंट्रीज करूंगा, लेकिन मैं ऐसी ऐसी मेरी चप्पल चोरी होगी, क्या एंट्री होगी बताओ? इस तरह की बातें करूंगा मैं। ठीक है, ये मेरी कोचिंग में से क्या ले गया? बैग ले गया। आप यहाँ बैठे हो, बाहर क्या है? आपकी बाइक क्या है? कोई गाय लड़ ली और आपकी बाइक टूट गई, तो क्या एंट्री होगी? मैं बोलूँगा कि आपकी बाइक टूट गई, गाय लड़ ली, तो क्या एंट्री होगी? या आपकी बाइक टूट गई और मैंने क्या करा? गाय मैंने कहा कि मैं दूंगा, क्योंकि क्या है हमारे पास आए थे इसलिए नुकसान हुआ है, तो मैं दूंगा, तब आप क्या एंट्री डालोगे? इस तरह की उल्टी उल्टी चीज़ें पूछूंगा, जिससे आपके स्पेक्ट्रम क्या होगा? वाइड होगा। आपको क्या लगता है? माल खरीदना, माल बेचना, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब चीज़ें, ये तो बहुत क्या है बेसिक चीज़। लेकिन जब जनरल एंट्री करेंगे, अभी मुझे ये बताओ, ये 1800 का आ गया, अब क्या हो गया नारायण? अब सुनो, व्हाइट बोर्ड 1800 का आ गया। अब प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने पता लगाया कि व्हाइट बोर्ड कितने का है मार्केट में, बेच कर पता करते हैं। अब नया तो नहीं बचा है, कितने का है? कितने में ले लोगे? कितने का खरीदा था मैंने? 2000 का। इस कंडीशन में यह व्हाइट बोर्ड, अगर सही बताऊँ ना ईमानदारी से, तो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला कोई भी 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देने वाला। क्यों? ये ऐसी चीज़ें हैं, आप एक कार खरीद लो, घर पर ला के रखोगे ना, आधे रेट हो जाएंगे, नई कार के रेट क्या हो जाएंगे कम। तो अब इस व्हाइट बोर्ड के, अब मैं कहूँ कि 1800 दे दो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? 200 रुपये नहीं लगा के क्या करूँगा? 200 रुपये और लगा के नया खरीद लूँगा, या 2100 का हो गया होगा नया, तो 300 और लगा लूँगा। आज समझ रहे हो ना? ये चीज़ें, जो कुर्सियाँ मेरी 500 रुपये की खरीदी हुई है, आज बेचूंगा तो 100 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। जितनी सस्ती आइटम है उतनी जल्दी गिरती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला सोचता है कि फिर क्या करूँ भाई, नहीं खरीद लूँगा थोड़ा सा, तो मुझे अब 500 रुपये मिलते हैं इस व्हाइट बोर्ड के, क्या मैं 1800 पर शो करूँ या 500 पर? क्यों? मुझे ये लॉस हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? मुझे बेचना ही नहीं है। मुझे तो 2000 रुपये में लाखों रुपए की क्या आने वाली है? फीस आने वाली है इससे पढ़ा कर। मुझे कहाँ लॉस हुआ है? मुझे ये लॉस कब होता? जब मुझे ये बेचना होता, जब मुझे ये बेचना होता। और बेचना कब होता? जब गोइंग कंसर्न ना होती। अब मैंने सोच लिया कि ये बिजनेस क्या होगा? बंद होगा। मैंने सोच लिया ये बिजनेस बंद होगा, कि मैं समर्थ बंद करने वाला हूँ, तब इस व्हाइट बोर्ड को 1800 क्या, फिर ये मैं बेच के देखूंगा कितने रुपए पे? 500 मिल रहे हैं, तो तब मैं एंट्री क्या कर दूंगा? इसको 500 पर लाने के लिए मैं क्या एंट्री कर दूंगा? P&L टू व्हाइट बोर्ड कितने रुपए का? 1300 रुपये का। P&L टू व्हाइट बोर्ड कितने का कर दूंगा? 1300 रुपये का। 500 कम करना है, अब 500 रुपये पर लाना है, सॉरी 1800 रुपये का व्हाइट बोर्ड कितने का लाना है? 500। बट मैं 500 पर कब शो करूं? जब ये क्या हो? बेचना हो। अदरवाइज ये किस पर रहेगा? कॉस्ट, और कॉस्ट में से डेप कट के बची हुई कॉस्ट,
इसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है, कॉस्ट में से डेप काट के रिमेनिंग कॉस्ट पर। लेकिन मुझे ये लॉस नहीं है, आप मुझे बताओ मुझे ये लॉस है क्या, ये व्हाइट बोर्ड सस्ता हो गया मुझे लॉस लगता है क्या? मैं एक बात सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगले दिन अखबार में न्यूज़ आती है व्हाइट बोर्ड सस्ता हो गया, मुझे लॉस लगता है क्या? नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे बेचना ही नहीं है। किसको लगता है? व्हाइट बोर्ड वालों को लगता है कि उनका बेचना, मुझे थोड़ी लॉस लगता है। इसलिए इन्वेंट्री को तो हम कम पर ले भी आते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है, चाहे गोइंग कंसर्न हो चाहे ना हो, उनको इन्वेंट्री तो बेचनी होती है, इसलिए इन्वेंट्री को कम पर लाते हैं। लेकिन ये हम कम पर लाते हैं क्या, व्हाइट बोर्ड? क्यों नहीं? मुझे नहीं बेचना है। मुझे कब बेचना है? जब मेरी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हुई, तब मैं ये लॉस बुक करूंगा। उल्टा भी हो सकता है, मेरे को ये नहीं पता, जैसे लैंड है तो वो महंगी हो जाएगी, तो मैं उसको ऊपर वैल्यू पर नहीं लाऊंगा। लेकिन कब ले आऊंगा? जब गोइंग कंसर्न क्या है, हिट हो गई है, गोइंग कंसर्न नहीं चलानी, तब मुझे लैंड बेचनी है, तो मैं उसका प्रॉफिट भी बुक करूंगा। तो जब गोइंग कंसर्न हिट हो जाती है आपकी, तब आप असेट्स को किस पर लाते हो? रियलाइजेबल वैल्यू पर। किस पर लाते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू पर। कुछ ऐसी एसेट है वो जनरली हम रियलाइजेबल वैल्यू पर ही रखते हैं, जिनको हमें रियलाइज करना होता है, चाहे गोइंग कंसर्न हिट हो चाहे नहीं हो। जैसे डेटर है, डेटर है तो अगर कम मिलने के चांस है तो आप अभी प्रोविजन बना देते हो, चाहे गोइंग कंसर्न हिट हुई हो चाहे नहीं हो। तो लेकिन बाकी जैसे एसेट है, जैसे गोल्ड है, इसके रेट सस्ते हो गए, या अभी कोरोना में महंगा हो रहा है, खुशियाँ पार्टी कर दूंगा तुम्हें कि गोल्ड महंगा हो गया, देखो मेरे पास गोल्ड पड़ा है वो महंगा हो गया, पार्टी कर दूं? नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे बेचना ही नहीं है। ठीक है, सस्ता हो जाए तो मैं रोने लग जाऊंगा, अरे मेरा तो गोल्ड ही टूट गया हुआ था। नहीं, मुझे तब भी नहीं बेचना है। क्यों? मुझे बेचना ही नहीं है। हालांकि ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरी पर्सनल एसेट है, ये मेरी लाइबिलिटी के साथ आई थी। लाइबिलिटी बताया क्या कभी तुम्हें? मैं अपनी लाइबिलिटी, अपनी वाइफ को क्या बोलता हूँ? लाइबिलिटी। तो ये उसके साथ ही आया था, दहेज में आया था, ये कोई अपने अपने नहीं खरीदा। लेकिन ये तो मेरी पर्सनल एसेट है, मेरी बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही। लेकिन मान लो कि ये बैलेंस शीट में आ रही होती, इन्वेस्टमेंट से खरीदा होता, कोचिंग के पैसे, सरप्लस पैसे से इन्वेस्ट करके खरीदा होता, तब भी इसके ऊपर नीचे होने से मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं होता। तुम्हारे पास घर पड़े हैं, आप वो महंगे हो चाहे सस्ते हो, तुम्हें लगता है क्या कुछ? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बेचना ही नहीं। ठीक है, जिस दिन बेचने का हो जाए तब तुम्हें लगेगा भी, पक्का। तो ये व्हाइट बोर्ड अब समझ रहे हो ना कि एसेट का, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स आर वैल्यूड ऑन कॉस्ट। ठीक है, लेकिन कॉस्ट की बजाय अब मैं ये 1800 कॉस्ट का ही पार्ट है, अब मैं कॉस्ट की बजाय इसको मार्केट प्राइस पर कब लाऊंगा? देखो, एक मार्केट प्राइस वर्ड बोल दिया मैंने, गलत है। ठीक है, क्या वर्ड होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है? मैंने गलत बोल दिया, मार्केट प्राइस नहीं बोलना, क्या बोलना है? रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये किस पर आएगा? रियलाइजेबल वैल्यू पर। कब? When going concern is not followed। तो इस साल, जिस साल उसने बंद करने का सोचा है अंबानी ने, उस साल क्या करेगा? असेट्स लायबिलिटीज को किस पर ले आएगा? रियलाइजेबल और पेबल वैल्यूज पर। और नीचे नोट में क्या लिखेगा? कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया। तो ये इस कॉन्सेप्ट का क्या है? इंपॉर्टेंस है। चल जाएगा? ठीक है, अब फटाफट से याद करा दो फटाफट से। पहली लाइन क्या लिखोगे? अब नीचे इसने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसने मशीनरी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ लोगे क्या? बताओ फटाफट से। पहली लाइन क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न एंड इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन foreseeable future. It has neither intention nor necessity to liquidate or curtail the scale of operation materially. ठीक है, एक आधी ब्रांच बंद करने से नहीं होगा कि हमने गोइंग कंसर्न हो गया। उसके बाद अगली लाइन क्या लिखोगे? इफ सच एज नीड और इंटेंशन एग्जिस्ट, तब क्या बोलोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सम डिफरेंट बेसिस। ठीक है, एंड दैट विल बी डिस्क्लोज्ड। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन। एसेट की वैल्यू इसी एजम्पशन से हिट होती है, अदरवाइज तो ये रहेगी। और गोइंग कंसर्न नहीं है तो 1300 रुपये एकदम से क्या हो जाएंगे? कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, महंगा हो जाए तो। ट्रेडिशनली द अकाउंटेंट्स फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। मेजोरिटी ऑफ द केस क्यों लिखा है? जैसे इन्वेंट्री आप हर बार किस पर नहीं रखते? कॉस्ट पर नहीं रखते। अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता है तो आप कम पर भी लाते हो। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री के चैप्टर में बात करेंगे मार्केट प्राइस में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कुछ बच्चे इनको एक ही मान लेते हैं। तो इन्वेंट्री तो आप ना भी गोइंग कंसर्न हो तो भी कम पर लाते हो, यानी क्यों कम पर लाते हैं वो हम अलग से बात करेंगे। इसीलिए इसमें क्या लिखा है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ऐसे नहीं लिखा कि हर एसेट कॉस्ट पर रहती है, क्या लिखा हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। डेटर को भी आप क्या कर देते हो? कम, प्रोविजन बना करके। डेटर की वैल्यू भी आप क्या करते हो? मतलब डेटर में से प्रोविजन क्या कर देते हो? माइनस। तो इसलिए इसने क्या वर्ड लिखा हुआ है? मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स, नॉट ऑल एसेट। ठीक है, आगे आप एग्जांपल पढ़ लेना। सपोज मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन। मशीन की बजाय क्या मान लेना? या व्हाइट बोर्ड। इसको माइंड में रखकर करोगे तो तुम समझ में। तो असेट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज को हम इग्नोर करते हैं अगर क्या है? गोइंग कंसर्न हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। पक्का? अब रोक दो इसको।